तो बिंदास बकैती के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ हर बार की तरह भारद्वाज बंधु हैं, पर इनकी कुछ तस्वीरें आई हैं हम लोग के पास। क्या? इनके पिछले एक हफ्ते से ये कहीं गायब थे, इन्हें लग रहा था इन पकड़े ही नहीं जाएंगे, पर हमारे पास आपकी ऐसी तस्वीरें हैं उससे पर्दाफाश हो गया। देखिए, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी से आजकल बहुत चीजें मिलती हैं। आपकी तस्वीर हमें ये मिली। आप बिहार में पाए गए अब, और आपके जो भ्राताश्री हैं वो भी थे यहाँ, हमने देखा। ये देखिए, ओहो, ये तो साईं बाबा बने हुए हैं। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये आप लोग अपनी मर्जी से गए या यूएस डीप स्टेट का हिस्सा? क्योंकि ट्रंप ने, मैंने सुना है, ऑफर कर दिया कि मैं इन दोनों की मध्यस्थता करा सकता हूं। ट्रंप ने आपको ही भेजा है, यही मेरे समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या डीप स्टेट का हिस्सा है? पहले तो ये बता दीजिए। तेज प्रताप और लालू के बीच में भाई ट्रंप तो आ ही जाता है मध्यस्थता कराने हर जगह। डीप स्टेट हमसे चलता है ना? नहीं, पर अब देखिए, हेटर्स कहेंगे कि ये एआई जनरेटेड है, हेटर्स कहेंगे फोटोशॉप है, पर एक्चुअली में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले आप बताइए मुझे। देखिए, दोनों से मिलके आए हैं आप लोग, दोनों का कष्ट आपने जाना, घर का कलेश समझा, तो क्या निष्कर्ष निकाला? गृह कलेश में मतलब सास बहू जब तक होती थी तब तक मजा आता था। हाँ। लोग उसको टीवी पे भी देखते थे। हाँ। लेकिन जब बाप बेटा है, हाँ, तो उसको टीवी पे देखने में और ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब अक्षय कुमार वाली फीलिंग आ रही है, यूं ही करके देख रहे हैं सब। पर दोनों का है क्या? दोनों का कलेश क्या है? दोनों की दुख और पीड़ा क्या है? भाई देखो, ये जो पूरा दोनों का कलेश ये है कि दोनों का कलेश ये है कि बाप चाहता है कि बेटा सुखी ना रहे। मैंने अपनी जवानी में जितनी मौज लेनी थी ले ली, पर ये नहीं ले। छोटा वाला लेना है तो ले ले, बड़ा वाला नहीं ले। आपने क्या समझा? आपने तो दोनों से बहुत देर तक बात करी है। हाँ, मेरी वार्ता का तो जो समझने का प्रयास रहा, मैंने कहा कि लालू जी ये पैदा कैसे हुआ। ये जानने में तो लालू जी भी समझ रहे हैं ये क्या पैदा कर दिया। ये इंसान ही था। ये वैसे बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इस पे काफी मीम्स चल रहे हैं। हाँ, देखिए, जो आपने बात कही, इलेक्शन आ रहा है बेटा, जीतने वास्ते तेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अब ये लालू जी ने जो 6 महीने के लिए इसको नमस्ते कर दी है, और 6 साल के लिए, सॉरी 6 महीने तो मेरे मुंह से निकल गया, जो उसके दिल में होगा। तो उन्होंने कहा मैंने ये सामाजिक न्याय के लिए किया है। सामाजिक न्याय के लिए कैसे? लालू जी मतलब एक इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं तो वहीं था, तो मैं तो सामने देख रहा था जब लालू जी ट्वीट लिख रहे थे, तो मैं पीछे देख रहा था खड़ा हुआ होके क्या लिख रहे। तो जब लालू जी ने लिखा मतलब सामाजिक न्याय, और एक शब्द और था इसी तरीके का, बड़ा हैवी सा शब्द, जब ये 2 शब्द लिखे ना, तो ट्विटर लॉग आउट हो गया। वो एक्स अकाउंट जो था उनका लॉग आउट हो गया, कहता मैं नहीं लिखने दूंगा। फिर इधर से जो इलॉन मस्क है उसने खुद संज्ञान लिया, और उसके बाद लालू जी को ओटीपी भिजवाया कि लालू जी क्या आप खुद ही हो? अगर आप खुद ही हो तो ओटीपी भरो। तो लालू जी ने ओटीपी भरा। तब एक्स को समझ में आया कि हाँ भाई ठीक है, ये लालू जी ही है। उसके बाद वो ट्वीट होने दिया। तो गजब चल रहा है कि सामाजिक न्याय लालू जी लिख रहे हैं खुद। भाई वो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। उन्होंने जिस प्रकार का सामाजिक न्याय इस बिहार को दिया है ना, जी, वो अविस्मरणीय है। ऐसे शब्द मेरे मुंह से भी निकल रहे हैं, देखिए अब। तो सामाजिक न्याय के बाद तो यही निकलेगा ना। नहीं, तो और इस पे पूरा परिवार उतर आया। और सामाजिक न्याय करने तो पूरा परिवार ही आता था। एक बार क्या हुआ कि एक इनका कोई एमएलए था, उसने एक लड़की के साथ रेप कर दिया, तो राबड़ी जी उसको बचा रही थी। पूरा परिवार बचाता है, मतलब ऐसे, मतलब सामाजिक न्याय पूरा परिवार देता है। जो सामाजिक न्याय, जिससे सामाजिक न्याय होता क्या है, समाज के अंदर का न्याय। इन लोगों ने भूरा बाल साफ करने की पूरी फैक्ट्री लगाई थी। पूरे 10 साल, जितने 10, 12, 15 साल ये जितने भी रहे हैं, उस समय क्या हुआ है, ये जो नक्सली होते थे, नक्सली गाँव में घुसते थे, कोई सवर्ण जाति के गाँव होते थे उनमें घुसते थे, वहां पर काट मार आते थे सबको। उसके बाद जो सवर्ण जाति के लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भूमिहार थे, उन्होंने रणवीर सेना बना ली थी, ठीक है। कुर्मियों की भूमि सेना थी, यादवों की लौरिक सेना थी,
इस टाइप की सेनाएं बन चुकी थी। तो सामाजिक न्याय तो हो रहा था, सबको सेनाएं बना, पूरा गृह युद्ध चल रहा था बिहार के अंदर। अभी देखो यहाँ पे हरियाणा में जो अहीर हैं वो अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं, बिहार में भाई ने बनवा दी थी। तो मतलब इसका मैंने एक चीज पढ़ी इसके बारे में, जब मीसा जो इनकी बेटी है लालू जी की, जब उसकी शादी थी 1999 में, आपको पता है किस्सा? तो उसकी शादी में इन लोगों ने कहा भाई आज कुछ तूफानी करते हैं। तो लालू जी की बेटी की शादी कोई छोटी चीज थोड़ी है, लूटो। उन्होंने सारी गाड़ियों के शोरूम लूट डाले। उन्होंने वहाँ पे एक मारुति, दो शोरूम थे वहाँ पे, एक मारुति का था और एक टाटा का था। तो उस शोरूम से लगभग 100 गाड़ियां लूटी सब। और जो ये कांग्रेसी जो इन्होंने बुला रखे थे वहां पे, उन्हीं को ही गिफ्ट कर, लो ले जाओ। कोई टाटा सुमो थी, आप जिनके बारे में बात कर रहे हो ना, लालू मीसा जी की, जो मीसा जी की आप बात कर रहे हो, वो परम पूजनीय मीसा जी जो हैं, वो MBBS टॉपर है, गायनेकोलॉजिस्ट, बिल्कुल टॉपर। नहीं वो टॉपर हैं, और तेज जी जो हैं, और हम तेज हो गए। पर उन्हें मैं तो कहता हूँ बहुत सम्मान से इनकी बात करनी चाहिए। तेज जी कारगिल युद्ध में जा रहे थे लड़ने, आपको पता है बात? ये बहुत मजेदार है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बात ये अलग है कि उन्हें MBBS की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। अगर हम चले जाते सेना में। क्या बात कर रहे हैं? कौन साल की बात बता रहे हैं? इतना तो आपको उम्र है, उस समय तो छोटे रहे होंगे आप कारगिल के टाइम में। तो बात तो सही है। मेरा आपके सामने हुआ था लड़ाई। बट तब तो छोटे, 99 में तो छोटे रहे होंगे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे। अच्छा। अब आप CBI की तरह खोदिएगा। ये 9 साल के थे तब, 9 साल के थे, कर रहे थे। और ये देखो एक ये भी कार्मिक जस्टिस है कि लालू के घर में ये पैदा हुआ है जा करके। गजब। इसकी जो हरकतें हैं, मैं इनकी अब हरकतों के बारे में क्या कहा जाए। पहले तो लालू जी की हरकतें जो थी, एज ज्यादा होगी लालू जी की उस समय। किस समय? जब पैदा हुआ। हाँ तब लालू जी की, हाँ ये तभी कुछ हुआ है ये जो हुआ। पर लालू जी की बातें जो रही है बहकी ये पॉडकास्ट नहीं, पर पहले 1 मिनट में बता दूं, जब आप लोग गए, पहले मुझे ये बताइए, आप लोग सिर्फ लालू जी से और तेज प्रताप से मिले या पूरे मोहल्ला जो इनका खानदान है सबसे मिले? नहीं, वो मोहल्ला तो पूरा जो उनका घर है वही मोहल्ला। मैं वही कह रहा हूँ। अब उसमें कई लोग कूदा है। मैं अभी मीडिया यहाँ पे था, टाइम्स नाउ और ये आज तक, इन सब में इन्होंने बताया कि कॉल्स आनी, सबको लग रहा है यार अब फेमस होने का समय आ गया है। तो ये जो अनुष्का है जिसके साथ ये घूम रहे हैं आजकल क्या 12 साल से घूम रहे हैं, उनका भाई आ गया, उसने अल्टीमेट ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। फिर इसका मामा आ गया, तो मामा वाले पे तो इतनी मस्ती ले ली जी न्यूज वालों ने, इतने मजे ले लिए, और मजे लेते लेते हर लाइन पे कहा, देखिए ये है तो व्यक्तिगत मामला, हमें बोलना नहीं चाहिए पर हम बोलेंगे जरूर। ऐसे करके इन्होंने लिया। मैं आपको जरा दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप की राजनीति और इश्क के बीच अब मामा यानी साधु यादव कुंडली दोष बनकर बैठ गए हैं। वो बातों को दुनिया के सामने ला रहे हैं जो लालू परिवार की मुसीबतें और बढ़ा सकती हैं। यानी तेज यादव की कुंडली में मामा दोष दिख रहा है, जिससे राबड़ी कैसे निपटेंगी और क्या ये फैक्टर चुनाव में आरजेडी को डेंट करेगा? लड़की को रख लेता खगौल के, कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। इस तलाक के बाद हाँ भाई पहले से चल रहा है। तेज प्रताप ने प्यार का इजहार कर पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया, लेकिन जब मामा ने भांजे की कुंडली खोली तो सियासी महाभारत ही मजे लिए जी न्यूज ने। अभी देखते रहो, अभी बार बार बोलेंगे, देखिए कहना नहीं चाहिए और कह रहे हैं। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं सब जानते कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसरा का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। इतिहास में मामाओं का रोल हमेशा नेगेटिव ही रहा है। वो अलग बात है कि तेजू भैया के मामा सिर्फ भांजे का काला सच सामने रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो जरूर खड़ा हो गया कि तेज की कुंडली में कहीं मामा दोष तो नहीं।
वैसे तो प्यार, मोहब्बत, शादी और तलाक जैसे मामले बेहद पर्सनल होते हैं और किसी को भी कमेंट नहीं इस पे करना चाहिए। सही लेकिन आप जब सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो फिर आप कुछ भी हो सकता है। फिर आप अगर पब्लिक किराए को चक्कर क्या है ना, कैसे इग्नोर कर पूरी जो दुनिया है वो मजे ही प्यार, मोहब्बत और इश्क पे लेती है। यार क्लिंटन तक तो बचा नहीं बेचारा। वही कह रहा हूं। अरे यार तू अपने स्कूल की बात कर लेना, स्कूल में जब होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कई बार ऐसा होता था ना कि लड़की एंटर की है, ओहो किसी का नाम लेकर सुमित, लड़की एंटर कर रही है सुमित, और लड़का एंटर कर रहा है तो देवते ऐसा चल रहा है, ये वही चल रहा है। अरे अर्नब ने पूरा, अर्नब उसको ले आया, इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी ऐश्वर्या, वो कहती है उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, मेरी सास मुझे खाना नहीं बनाने देती। फिर मुझे पता लगा बड़ा ये मतलब इतना जबरदस्त फैमिली ड्रामा है। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो सीएम थे। वो उसी ने तो लालू यादव बनाया है। उसने लालू यादव बनाया है। मुझे ये बात नहीं पूरी कहानी पता थी कि लालू यादव बना कैसे। हालांकि लालू यादव का मानना है उनके जेनेटिक्स में टैलेंट है, उनका बेटा भी वो तो है भाई, तो जेनेटिक्स यार तो दिख ही रहा है टैलेंट। भाई देखो उसमें टैलेंट तो है। वो बंदा उस टाइम ये जानता था कि मेरे को कैमरे के सामने दातुन करनी है, जब लोग जानते भी नहीं थे कि कैमरा कैसे यूज होता है। वो बंदा कैमरे के सामने दातुन करता था, भैंस का दूध निकालता था। बीबीसी पे किया उसने तो और लोगों को दिखाया है उसने कि मैं एक्चुअल में एक बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार के रूट से जुड़ा हुआ, बिहार का एक आम ग्रामीण जो होता है उसकी जिंदगी जीता हूँ। उसको उस टाइम इस पॉलिटिक्स का पता था। तो स्मार्टनेस तो है उसमें इस चीज की। नहीं, स्मार्ट तो देखो इनके दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा तो ये है, दूसरे बच्चे के बारे में लालू जी ने क्या कहा है मैं पहले आप लोग को जरा दूसरा सुनाना चाहूंगा। मेरा भी बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा, मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा। हमने देखा कि जहाँ भी उधर ओवर हुआ मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए। हमको इतना धक्का लगा। यादव अब इसके आगे बोलता है कि यादव का लड़का ऐसा करेगा। तो ये जो कास्ट प्राइड है, और फिर आप कहते हो कि कास्ट प्राइड है, और इनके नहीं फिर आप ये भी कहते हो ना कि हम तो दबे कुछ ले हैं जी। नहीं, सामाजिक न्याय की बात करता है। फिर सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं। जलवे में रह रहा है। और इसका बेटा क्या कहता है? बेटा जो है ना, वो बेटा कहता है कि मैं विराट कोहली का कैप्टन था। वही जो विराट कोहली का कैप्टन था वो शब्दों में फंस जाता है कभी कभार। आपको दिखाना उसकी शब्दावली कितनी जैसे जैसे तबरूज बोल ही नहीं पा रहा। लालू की ये तो वो राहुल गांधी वो हो गया ना, विश्वेश्वरैया। लालू की जो पूरी खानदान है उसी पे मेरा ख्याल अगर एक कैमरा लग कर हो जाए ना ढंग से, मतलब एक बिग बॉस इनके घर में लगा दे। देखिए तो आप अपनी पार्टी और प्रॉपर्टी रख लीजिए और मैं अपना प्यार रख लूंगा। शर्मन जोशी आप अपना ये रखिए, मैं अपना एटीट्यूड। देखो भाई ने खेला है कार्ड बहुत सही समय, जबरदस्त। आप टाइमिंग देखिए ना, मतलब ये जो टाइमिंग है ये बहुत दिमाग वाला आदमी ही कर सकता है। अब इसमें वैसे ना देखो, अगर इसको सीरियस नोट पे देखा ना, इसमें कई रीजन हो सकते हैं। बताइए। तो एक जो हमारे तेजो भैया हैं, एक उनका रीजन हो सकता है कि साला मैं तो इस पार्टी में कुछ हो नहीं पा रहा मेरा, मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तो 1 महीने पहले कुछ ऐसा तूफानी इन्होंने कर दिया है जिसका बिहार के हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर व्हाट्सएप पे आजकल ये फोटो चल रहा है। सिर्फ यही चल रहा है इस समय। टोटल तो डिबेट्स सब इसी पे है। ये एक्चुअली बिहार का जो समीकरण है उसको देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका असर नहीं होगा वहां पर। तो इसका असर होगा आपके असर होगा भाई। क्या होता है कि जो क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या एनी न्यूज़ इज गुड न्यूज़, एनी न्यूज़ इज गुड न्यूज़ आल्सो एक चीज होती है। नेगेटिव ही होगा। क्योंकि देखो लड़की का मामला आ जाता है इसमें। लड़की का मामला जहां जहां आता है वहां असर नेगेटिव ही आता है। और दूसरा क्या है कि एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका जो क्या नाम था, आकाश यादव था ना इसके भाई का, अनुष्का के भाई का। वो भी है एक तो इसका बताया जा रहा है कि जो आकाश यादव था ये इसके क्लोज है काफी, तेज प्रताप के। अरे वो तो है। और वो उसका एंटी है, तेजस्वी। तो एक बार क्या हो रहा था, इससे 2-3 साल पहले 2021 में कोई छात्र संघ की बैठक हो रही थी आरजेडी की, और इसको आकाश यादव को हमारे तेजू भैया ने छात्र संघ का अध्यक्ष बना रखा था और उसको पता ही नहीं।
हमारे जो तेजस्वी जी हैं उनको इस बारे में पता नहीं। तो तेजस्वी जी वहां पर पहुंच गए, पार्टी के मुख्यालय में ये उत्सव हो रहा था पूरा। वहां पर सारे जो पोस्टर हैं उसमें आकाश भैया हैं और तेज प्रताप हैं, तेजस्वी का नामो निशान नहीं। वहां से ये खटक गया इसके दिमाग में आकाश। अब क्या होता है कि आकाश को इसने उसके बाद निकलवा दिया था यहाँ से। और अब जो पॉलिटिकल सर्कल्स में ये भी बात चल रही है कि जो अनुष्का है वो इससे बदला ले रही है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस टाइम। आकाश जो है, जो अनुष्का का भाई है, वो तो भाई साहब आजकल जलवे में आ गया है। वो सबको मैसेजेस पे मैसेजेस दे रहा है न्यूज वालों को, यार मुझे लेके आओ न्यूज पे। और वो बड़ी मॉरल बातें कर रहा है। देखिए, हमें सोसाइटी में जज नहीं करना चाहिए लोगों को। दिखाता हूँ आपको, वो सबको भाषण दे रहा है। अनुशासनहीनता का आरोप लग गया। शादी हुई है दोनों की, अनुष्का यादव तेज ये विषय पे तेज प्रताप यादव जी, अनुष्का यादव जी ही बोलेंगे। अच्छा, तो मैं उसको मान्य मानूंगा। मेरा बोलना, आपका बोलना, समाज का बोलना कोई मायने नहीं रखता। 12 साल से दोनों प्यार में हैं। अब उनके पोस्ट के माध्यम से जो दिखा, जो कार्रवाई दिखा, अब हमको तो लगता है कि जरूर होंगे, तभी इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया, उनके परिवार ने लिया। हम तो ऐसे परिवार नहीं है कि अपनी बहन का गर्दन काट देंगे कि अरे तुम प्रेम मोहब्बत कैसे कर ली। हम भैया हिटलर तो नहीं है ना। अच्छा, हम समझदार है, सामाजिक लोग हैं। अगर किसी का भविष्य, किसी का प्रेम, किसी का पर्सनल जीवन का बात है तो उसमें किसी को बोलने का राइट नहीं है। इसके बाद इसने ट्वीट किया, लेट देम लिव। बताओ जरा, ये इतनी अंग्रेजी पहले तो कहां से सीखा। उसके बाद तो तेजस्वी ने भी कहा था कि whosoever wants to debate with me in English can debate with me in English। अरे वाह, तेजस्वी ने भी बोला था ये। अच्छा, ये तो अब ये ना मॉरल, इसको कॉल्स आने लग गई मोटिवेशनल सेशंस की, कि ये थोड़ा मार्गदर्शन दे लोगों को। इसने बहुत इस पे आगे टाइम डजंट परमिट, इसने पूरा ज्ञान दिया है। तो फिर पर्सनल लाइफ पर्सनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, और खूब आ रहा है आज। तो भजिंदर सिंह बन सकता है अगला फिर तो ये। ये बन सकता है। वो वाली हरकतें यशूदी बल्ले बल्ले ना हो जाए इसकी, बस ये है। तो ये इसकी फोटोज भी बहुत आ रही है मुझसे। ये सब जगह कहता है कि अरे मैं तो इनसे मिला ही नहीं तेज प्रताप जी से बहुत टाइम से, और साथ में फिर इनकी फोटो आती है कि उन्हीं के साथ बैठा हुआ ही है। हाँ, तो इसका राइट हैंड बताया जाता है। हाँ, तो इससे बोला है उसने कि आप तो इनके राइट हैंड कह रहा है, हम तो मिले ही नहीं। देखो, तेजू भैया का जलवा अलग है। तेजू भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी पार्टी जीतती है हारती है, इनका जलवा होना चाहिए। एक बार मतलब इनर सर्कल की बातें हैं ये, जो बिहार में आम आदमी बोलता है वो कितनी सच्ची हैं कितनी नहीं सच्ची हैं वो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि वो अखबारों में नहीं छपी हैं। पर बिहार में नॉर्मल आदमी जो है वो उस तरीके की बातें बोलता है। तो उसको इसी तरीके से सुनना, मनोरंजन से सुनना है तो मनोरंजन से, कोई इसको सच मानना चाहता है तो वो देख लेना। पर बिहार में इस तरीके की बातें चलती हैं, वो बता रहा हूँ मैं। तो नहीं, वो तो है, बात है। तो उसमें क्या क्या बोला गया, लोग क्या बोलते हैं कि एक बार कोई यादव कैंडिडेट था और वो दूसरी पार्टी का था, नीतीश की पार्टी का था, ठीक है। ये दोनों अलायंस में नहीं थे, और उस यादव कैंडिडेट को किसी ने पीट दिया। अच्छा, अब तेजू भैया, तेज प्रताप के पास फोन आया किसी का कि भैया ऐसे ऐसे यादव जी पीट दिए गए हैं। कहता है यादव पीट दिया? कौन पीटा? कौन पीटा? बताओ कौन पीटा? अच्छा, ये जात का पीटा, जात का नाम नहीं ले। अच्छा, ये जात का पीटा, साला इनका मैया का दैया कर देंगे, अभी बताओ, निकालो ये वो। और फिर मतलब उन्होंने वहां जलवा भी खेरा अपना। और फिर तेजस्वी ने कहा मेरे भैया क्या कर रहे हो? तेजस्वी को बंद कर दिया कमरे में। तेजस्वी को बंद कर दिया कमरे में और कह रहे जलवा बिखेर के आए। फिर अब कमरे में तो बंद कर ही दिया था तेजस्वी, और इसको पार्टी में कोई सीट वीट नहीं दे रहे थे। कोई मतलब इसको जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री चाहिए होगी वो नहीं दे रहे थे इसको। तो तेजस्वी बंद था, कह रहा भैया खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो? तेज प्रताप कहता है मिनिस्ट्री दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो मिनिस्ट्री ली, तब जाके इसने खोला, माँ बाप सब बंद कर दी इसने। एक और इस तरीके की बातें वहां पे हैं। इनका एक और किस्सा है बहुत फेमस, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, कि जब ये छोटे थे दोनों, मतलब कारगिल युद्ध लड़ने लायक हो गए थे। ये तो अभी भी छोटे ही हैं। तो ये 12-13 साल के थे या 15-15 साल के हुए होंगे। इन्होंने कोई छिछोरी हरकत करी, छिछोरी बाय लालू स्टैंडर्ड्स, ठीक।
और लालू जी ने इनको वो सूता है फार्म हाउस कमरे में बंद करके, वो तो बहुत फेमस है, दे रैप्टे इनको मारा है। तो ये एक और बंद होने के एक और चीज कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि भाई जो तेजस्वी जो है ना, अब ये इसकी जो पिछली वाइफ थी उसका नाम था ऐश्वर्या राय, राइट, उसका ये बयान है 2019-20 जब का भी, शी वॉज सेइंग कि ही इज अ ड्रग एडिक्ट। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो तेजस्वी है और तेज प्रताप है, अब क्या है ना, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो तेज प्रताप भी चाहेगा कि मेरे कुछ लोगों को टिकट मिले, तेजस्वी तो चाहेगा ही, ऑफ कोर्स तेजस्वी का तो होल्ड है ही, लेकिन तेज प्रताप भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रखता है, और वो कम से कम ऐसा जरूर होगा कि वो अपने लोगों को टिकट दिलवा दें, है ना। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो तेजस्वी की टीम के लोग हैं, तेजस्वी के गुट के लोग हैं, उन्होंने इसके फ़ोन का यूज़ करते हुए ये ट्वीट कर दिया है। अब बंदा पार्टी से ही बाहर हो गया, तो इसको उसके बंदे कैसे आएंगे जब खुद ही पार्टी से बाहर है। तो ये इस लेवल की भी पॉलिटिक्स हो सकती है। मैंने कहा तो था कि मेरा ट्विटर ये हैंडल हैक हो गया था। फिर उसके बाद गजब की बात ये थी कि अखिलेश यादव ने भी ये लिख दिया, इसके हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। एक बड़े सम्मानित ये राजनीतिक परिवार के बच्चे का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, सीबीआई बिठा देते इस काम पे। इसकी बड़ी लेवल पे जांच होनी चाहिए। और उसके थोड़े टाइम के बाद लालू का ट्वीट आया, लालू ने कहा कि हम तो इसको निष्कासित करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा अच्छा अंडा लग गया हमारे मुंह पे, तो एकदम से डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दिया भाई साहब ने। तो ये गजब चल रहा है भाई साहब यहाँ पर वैसे इनके बीच में जो सुलह कराने वाली बात है, एक तो आप लोग करा सकते हो, और बाकी एक डोनाल्ड ट्रम्प भी, डोनाल्ड ट्रम्प इन दोनों को कह सकता है, ही इज आल्सो एन अमेजिंग गाय, ही इज आल्सो एन अमेजिंग गाय, आई स्पोक टू देम अबाउट फॉडर। बट क्या लालू डोनाल्ड ट्रम्प को जहाज दे सकता है? दे सकता है पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है, अब एक मिनट जरा डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, ये बंदा केजरीवाल रूट पे जा रहा है। मैं अगर एक बात कहूं, जिस तरह से बड़े बड़े प्रोमिसेस, बड़ी बड़ी बातें, देयर आर मेनी थिंग्स वी एग्री जो इसने बोली, ठीक है, वोकिज्म के अगेंस्ट एंड ऑल, बट ये जिस तरह से बेवकूफियों पे बेवकूफियां करता जा रहा है और मुंह की खाता जा रहा है, इसने मतलब किसी का भी सगा नहीं है। तो ये अब ये एक बात आ गई है, ये पैसे का सगा है। हाँ, बस आइडियोलॉजिकली और वो सारी जो बात करते हैं ना, इसकी ये आइडियोलॉजी, उसकी इज अ कंजर्वेटिव क्रिश्चियन जिसकी आइडियोलॉजी पैसा है। इसने पूरी ज़िंदगी पैसा बनाया है और वो उसी पे अभी भी चल रहा है। ये हर चीज़ में फ़ायदा देखता है अपना, विच इज़ ओके, अपने देश के लिए अगर तू देख रहा है विच इज़ ओके, बट अगर तेरी ईगो भी, जैसे अभी आईफोन वाला पूरा मामला है, भाई ये पूरा ईगो का केस लग रहा है तेरा। आईफोन अगर अमेरिका में बनेगा तो वो $1000 की जगह $2500 का बिकेगा भाई वहां पे। इसकी बुद्धि खत्म हो गई सोचने की बात है। इसने अभी मैं आईफोन पे आता हूँ एक सेकंड, इसने अभी जो ये ट्रिप पे गया, पहले तो जो मिडिल ईस्ट, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना फॉलो किया, ये यूएई, कतार और यहाँ पे गया। अब इजराइल की बिल्कुल फट ली इस पूरे में। इजराइल की अभी तक पॉलिसी ये होती थी कि भाई मिडिल ईस्ट में अगर जाके बात कर रहे हो, इतनी डेलिकेट इक्वेशंस हैं सब, जरा इजराइल को भाई आपका पुराना दोस्त है, इन द लूप लेके चलो। इसने जाके सीरिया में मिला उस आदमी से, वो आतंकवादी था। $10 मिलियन की बाउंटी थी उसके ऊपर, मतलब टर्न अराउंड ऑफ द लाइफ टाइम। 6 महीने पहले वो फटे वटे कपड़े और पूरा अलकायदा का बना हुआ आतंकवादी था। अब वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया। ट्रम्प कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, अट्रैक्टिव मैन। इसने सारे सैंक्शंस हटा दिए सीरिया के। बेंजामिन नेतन्याहू यूं हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन मैं अरे वो दिल चाहता है। भारत में ट्रम्प सिर्फ उसका फेमस होने का यही कारण था कि वो जो यूएस एड वगैरह से इसने सारा कुछ हटाया, फंडिंग हटाई। भारत में जो उपद्रव की स्थिति होती थी ना, उसमें ये बंदा फायदेमंद है कि साला भारत में हर टाइम ये सब बवाल जो होते थे, किसान आंदोलन और ये आंदोलन और उसमें जो यूएस एड, राइट, तो वो जो भारत में उपद्रव की स्थिति बनाने की कोशिश की जाती थी कि भाई मोदी को हटा दो, जॉर्ज सोरोस और पता नहीं जो भी सारी थ्योरीज चलती थी, उन थ्योरीज में ही इज हेल्पफुल। और बाकी ये जो टैक्स वगैरह चल रहा है तो भाई नहीं, एंड बाकी सनकपना है इसमें, सनकपना तो इसमें ही इज नॉट नॉर्मल, मतलब इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। हम लोग सब चाहते थे ये जीते एंड ऑल ऑफ दैट, वो बात ठीक कराए थे भाई लोगों ने। हाँ, लोगों ने तो हवन कराए, पर इस बंदे ने आने के बाद
पहली बात तो ये जो डिजास्टर इसने किया इंडिया के लिए, जो अचानक से इसने दौड़ के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इसने घोषित कर दिया कि सीज फायर मैंने करा दी, आई मीडिएटेड, आई स्पोक टू देम अबाउट ट्रेड। जैसे पता नहीं क्या हो ट्रेड इसके पास लेवरेज, घंटा कोई लेवरेज नहीं, कुछ नहीं। सेम चीज इसने रशिया यूक्रेन में करने की कोशिश करी। रशिया ने ऐसा हमला किया है यूक्रेन पे, तो क्या तो रहा पुतिन के बारे में कह रहा है दैट इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, इसका पैटर्न वही है, धमकी दो, ट्वीट करो, और फिर रूठ जाओ, मतलब रिपीट। मतलब ये ना वो गर्लफ्रेंड होती थी ना टॉक्सिक वाली, ये टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक गर्लफ्रेंड जो होती है वो उसी रूट पे चल रहा है। मतलब उससे बात करो, हाय नहीं, मतलब वो 15 मिनट से रिप्लाई नहीं आया है, वेट कर रहा हूं। जाकिर खान कहता है ना कि मतलब तुम्हारे जो मूड स्विंग्स हैं, वो उसकी कहानी अलग है। अभी तुमने मुझे हाय कहा, मैं अभी रिप्लाई करने ही वाला था, इतने में ही तुमने कह दिया कि हाउ आर यू। मैं अभी हाउ आर यू का रिप्लाई ढूंढने वाला था, फिर इतने में ही तुमने पूछ लिया कि तुम तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। अब मैं जवाब नहीं दे रहे हो का जवाब ढूंढ रहा था, इतने में ही तुमने पूछ लिया अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। अब मैं इस प्यार नहीं करते को समझाने ही लगा था, इतने में ही तुमने कह दिया कि आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस। तुम मुझे भूल चुके हो, अब हम कभी बात नहीं करेंगे। अब जब तुमने कह ही दिया कि हम कभी बात नहीं करेंगे, तो मैंने बात नहीं की। फिर तुमको 15 मिनट के बाद लगा कि कहीं मर तो नहीं गया साला। 15 मिनट के बाद फिर से रिप्लाई आया, अरे कुछ तो बोल दे कमबख्त। तो ये जो ट्रम्प का यही पैटर्न हो गया, यू आर फायर्ड कर देता है वो एंड में कहता है यू आर फायर्ड। भाई मतलब अभी ये साउथ अफ्रीका का भी आया था ना प्रेसिडेंट वहां पर, उसको इसने दिखा दिया पूरा वीडियो करके। क्या आदमी है। नहीं, इसका जो पूरा फ्लिप फ्लॉप मिडिल ईस्ट और इंडिया को लेके है ना, तो पागलपन है। और यूएस इकोनॉमी 0.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसको समझ में आ गया बॉस, ये जो सोचता था ना 24 घंटे में समझौता, इजराइल पैलेस्टीन खत्म 24 घंटे में, 48 घंटे में रशिया यूक्रेन। मुझे ये बहुत सिमिलर लग रहा है टू केजरीवाल पैटर्न। यमुना साफ ये खत्म, इधर वो, और पता लगा जी पूरा इसने रायता फैला दिया, और हम लोग सर पकड़ के कह रहे हैं भाई इससे बचा लो। 10 साल के बाद कह रहे हैं अरे नहीं, मतलब समझ में भी तो 10 साल के बाद आया। और ये हर चीज, जैसे केजरीवाल बोलता था ना एलजी ने नहीं करने दिया, बीजेपी, अब ये कह रहा है इट वाज बाइडेन्स फॉल्ट, इट वाज बाइडेन्स फॉल्ट। चीज में मुझे सबसे फनी ये लगा, जब बाइडेन जाने वाला था, आखिरी के 4-6 महीने थे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठने लगा। ठीक, तो ये कहता है इट्स ऑल गोइंग अप बिकॉज दे थिंक आई एम कमिंग। अब जब इकोनॉमी गिर गई, कहता दैट्स अ बाइडेन हैंगओवर। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। अब इकोनॉमी इनकी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। ठीक, लोग पागल से हो गए कि भाई ये चाहता क्या है, ये 50% टैरिफ अनाउंस करता है, फिर खींच लेता है, फिर कहता है पाकिस्तान इज अ वंडरफुल नेशन। तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा भी बोल दिया, अरे पाकिस्तानी खुद शर्मा गए, कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं ये तो हम भी नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान तो देखिए खुद नहीं मानता कि हम लोग ग्रेट पीपल है। वहां के लोग कहते हैं ये हमारे बारे में बात कर रहा है क्या, क्योंकि हम लोग तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिली हुई है। अरे यार, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस पे आप लोग को क्या कह रहा है ये आइकॉनिक वीडियो। आइडेंटिफाइंग S-400 attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. क्या बोला तूने? Center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ रहा है कि तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी है, पक्का नेपोकिड हो। अंग्रेजी में कुछ भी बोल देता हूँ, पूरे नेशन को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो मतलब ये वहां पे बहुत बड़ा वो वाला है ना, क्या है भाई, एयर चीफ है ये, क्या है ये वहां पे? ये था डीजी औरंगजेब नाम है इसका, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स ऑपरेशन। ये बिल्कुल कुछ नहीं जानता क्या है इसका? भाई क्या है, वो पाकिस्तान का है डीजी है वो। नहीं, वो तो हम लोग कंसेशन लेके चलते हैं, पाकिस्तान का है। तो उसने इतना बोला उतना बहुत है। अब वो पाकिस्तानियों के लिए ऐसा वर्ड होगा, भाई क्या बोला है। साइंस का भी इस्तेमाल करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसने क्यों बोला, पर मैं अभी भी जानने को बोलना चाह क्या रहा। ये बेसिकली पहला जो चैप्टर है ना फिजिक्स का, एक कौन सी क्लास है पता नहीं, उसमें बताया जाता है कि जो दुनिया है वो अल्लाह ने बनाई है। ये फिजिक्स की किताब में लिखा होता है। उसके हिसाब से तो दुनिया चपटी है, ठीक है ना। तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बिल्कुल बीचों बीच हो गई, जो है उसमें तो स्फेरिकल और वो सब आया नहीं। बेसिकली ये तो ग्लोब के हिसाब से बोल रहा है वैसे, पर जो ये बेसिकली बोलना चाह रहा है ना, वो ये बोलना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढना जो है ना, वो बहुत कठिन काम है। सिमिलरली S-400 को ढूंढना बहुत कठिन है, उसको अटैक करना आसान है।
तो ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा था। ये आपने इतनी गहरी बात समझ कैसे ली? इनके मन की बात आप कैसे समझ लेते हो? इनके लेवल पे झुकना पड़ा हमें। ये बेसिकली कहना ये चाह रहा था। नहीं, पर एक बात अब आप बताओ मुझे, बिकॉज हम लोग जब लास्ट टाइम बैठे थे इस पे, बहुत बात हुई इस पे, उसके बाद से कहानी काफी आगे बढ़ गई, सीज फायर हो गया, एंड अब डेलीगेशंस गए हुए हैं। जरा हम लोग डेलीगेशंस पे भी बात करते हैं, पर पहले तो आप लोग ये बताओ, जो सीज फायर हुई, जिस टाइम पे हुई, आप लोग कितना खुश थे, क्या थे? आई नो हम लोग को सारी चीजें नहीं पता होती एज सिविलियंस, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? कुछ मलाल रह गई क्या? मैं बताता हूँ अपना इसमें। देखो, जो 7 तारीख को हमने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट था 7 तारीख को जो हमने किया, और मैं उसमें बहुत खुश हो गया था। सब कुछ था, नॉट टेररिस्ट जो करी, हाँ, नॉट टेररिस्ट साइट्स, ठीक है। उसके बाद 8 को और 9 को जो घटनाएं हुई हैं, 8 को हमने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया, हमारे टीवी चैनलों ने जवाब दिया। बस वो लाहौर में एक हमने रडार किया था या क्या किया था, एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचाया था। 9 को और 10 को जो हमने किया है भाई, वो बहुत शानदार काम था, और आई थिंक उसको टीवी चैनल्स में, मीडिया में पता नहीं उतना क्रेडिट मिला है शायद, तो बाद में तो मिला ही है। तो वो 10 या 11 जो एयरबेस फोड़े हैं हमने, बहुत जबरदस्त काम हुआ है, और सीधा पाकिस्तान की 20% एयर डिफेंस सिस्टम या एयरफोर्स को हमने एकदम नीचे ला दिया। तो पॉइंट ये था कि इस सब से मैं तो था बहुत खुश, और अब मैं क्या, पूरा देश आप ही लगा लो इस उसमें बैठा था कि अब तो भाई पीओके ले ही लेना चाहिए। हाँ। ये आ रहा था सबके दिमाग, वही है ना। हाँ। तो अब बट क्या है ना कि रियल एस्टेट वालों ने तो ऐड निकालने स्टार्ट कर दिया, जब प्रॉपर्टी काट के प्लॉट कहाँ से बेचेंगे। जब वो ट्रम्प अंकल आ गए सामने, अब 5 बजे के करीब शायद उसका ट्वीट आया था ट्रम्प का कि भाई ये तो लड़ाई बहुत बड़ा डैम्पनर है वो। तो अब मैंने कहा साला ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ चल रहा था कि अभी एस्केलेट होगा, और अभी तो हम काफी होल्ड बना चुके थे, गलत हो गया क्या, इस टाइप से मुझे लगा था ऑनेस्टली। बट जब आप पूरी पिक्चर को देखते हो ना, तो ट्रम्प को कितनी आपाधापी थी इस ट्वीट की, मतलब ना मोदी ने बोला अभी, ना शहबाज शरीफ ने बोला, ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया। इसको एक विक्ट्री तो चाहिए ना, कि भाई एक जगह तो मेरी किसी ने सुनी, साला कोई सुनता ही नहीं मेरी। जैसे केजरीवाल रोता था, कोई अफसर नहीं सुनता मेरी। 2 दिन पहले यही जेडी वांस का आई थिंक ट्वीट था, भाई वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस, जो चल रहा चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लड़ो सालो मरो। तो इस टाइप से उसका ट्वीट था, जो भी उसका बयान था। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? तो भाई हुआ तो कुछ बहुत बड़ा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ऐसी एस्केलेटिंग से, जैसे वो वीडियो तो 100% सच है, किराना हिल्स वाला है, ठीक है। अब वहां पे तुमने परमाणु शस्त्रों पे वो फैसिलिटी वहां पे बताई जाती है या नहीं, वो हमारी नहीं है, फैसिलिटी तो है। हाँ। ये तो बहुत सोर्सेज से है, बहुत सोर्सेज से है, राइट। उन्होंने बहुत अच्छे से खेला उसमें कि अच्छा वहां है, बट जीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट मुझे लगता है इसमें क्या हुआ है कि वहां पे जो किराना हिल्स में हुआ है ना, भारत ने एटलीस्ट ये बता दिया कि हमारी पहुंच यहाँ तक है। उन्होंने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, बट एटलीस्ट ये बता दिया हमारी पहुंच यहाँ तक है, और इससे ज्यादा एस्केलेशन होता है ना तो तुम्हारी मैया दैया हो जाएगी। मतलब आप ये लगा लीजिए कि परमाणु, हम बहुत कॉमनली कोई भी शब्द बोल देते हैं, परमाणु वॉर और एटम बॉम्ब चल रही, बट एक बार वो चल जाए ना, तो उसके बाद जो हालात होते हैं वहां पर, वो क्षेत्र आप अगले 500-700 सालों के लिए भूल जाइए। हाँ। इस टाइप वो हम हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं, वो कितना पुराना काम था, आज उसके बाप हैं। मैंने जो पढ़ा इस बारे में तो सुन के हिल गया। मतलब एक आइडिया तो होता है हमें डिस्ट्रक्शन का, 5 किलोमीटर के रेडियस, मैं 5 किलोमीटर की पहले बता रहा हूँ, बाकी तो कई हजार किलोमीटर तक है पूरी चीज, पूरी पृथ्वी पे ही। 5 किलोमीटर के रेडियस में एवरीथिंग, चाहे वो मेटल हो, कुछ हो, विल बी रिड्यूस टू वेपर विद इन सेकेंड्स, विद इन 2-3 सेकेंड्स इट विल बी रिड्यूस टू वेपर। मतलब कोई चांस ही नहीं शरीर का कुछ भी बचने का। तो ये काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। आपने जो बात करी ना, इन्होंने पूरी बात करी ऑपरेशन वाइज क्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा गया, चीजें बहुत बढ़िया। अब मेरा चीज ये है इस पे कि आई डिड नॉट लाइक द वे जिस तरह से ये पैन आउट किया कम्युनिकेशन वाइज। ट्रंप का एक बहुत बड़ा डैम्पनर रहा, और हम लोग ठोक के नहीं बता पाए। मुझे ऐसा लगता है, बाद में जरूर बता लिया कि हम लोगों ने इनकी ठोक दी है।
और हमने पाकिस्तान को एक ऑफ रैंप दे दिया मेरे ख्याल से। शुरुआत में ये ऑफ रैंप दे दिया बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत पहले चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए। हाँ, पीएसएल में सेलिब्रेट कर रहे हैं 6-0। पूछो 6-0 क्या है, ठीक? अफरीदी, शोएब अख्तर नाच रहे हैं। बट एक्चुअली में पता है इसका क्या है कि नो वन इज बाइंग देयर क्लेम एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आई विल डिफर फ्रॉम दैट, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। नाउ आई हैव सम रिलेटिव्स हु स्टे अब्रॉड, दे आर सेइंग वी डोंट नो इफ इंडिया हैज वन। हुआ क्या, इन्होंने विक्ट्री घोषित कर दी और इसी पे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। CNN, BBC, MSNBC इन सब ने घोषित कर दी पाकिस्तान सेलिब्रेट्स, ठीक? हल्का सा एंड में लिखा एज पर पाकिस्तान या एज स्पोकन बाय पाकिस्तान। इन्होंने पूरी न्यूज चलानी स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान में जश्न है, पाकिस्तान में जश्न है। इनकी पूरी NRI ऑडियंस लंदन में, एम्स्टर्डम में सड़कों पे निकल गई पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए। तो जीतने के बाद भी इन्होंने ये लगने नहीं दिया कई लोगों को, स्पेशली NRIs को, कि हम जीते हैं। That is, I think, a very big I think 10 और 11 को ये चीज मैं मानता हूँ कि ये चीज हुई है। 10 और 11 को सीज फायर के बाद उन्होंने एकदम से सब कुछ चालू कर दिया और पाकिस्तानी बाहर निकल आए, वो उसके वीडियोस वायरल होने लगे, वो सब हुआ है 10 को और 11 को। फिर 12 से चीजें चेंज होने लग गई थी, होने लगी। हाँ, उसका मैं बताता हूँ क्या हुआ कि देयर आर मैनी प्राइवेट कहें या फिर इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट, उनके बयान आने लगे। और जैसे टॉम कूपर हो गया, एक तो कौन सा वांस है, क्या नाम है उसका, टॉम कूपर ने तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया। एक नहीं है ऐसे, बट ये कम से कम 8-10 तो मैंने। नहीं लगता जो पहले बोल ले जाता है, कई बार जो पहले हवा चला ले जाता है, वो कई जगहों पे चिपक जाती है और फिर वो स्वाद आ नहीं पाता। देखो चिपक जाती है, बट क्या हो इस अभी आज की जो कंडीशन है, आज की कंडीशन में इवन पाकिस्तानीज टोटलिटी में बाय नहीं कर रहे हैं इस क्लेम को। पाकिस्तान में तो सारे टिकटॉकर्स और ये सब लोग यही बता रहे हैं कि भाई हमने घंटा कुछ नहीं उगाड़ा, हमारी तो ऐसी की तैसी हो गई। देखो क्या है कि आम पब्लिक के अंदर इस टाइप का सेंटिमेंट्स हो सकते हैं कि भाई हमारी सरकार तो ऐसा कर, बट देयर आर मैनी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और वो सारी जो एनालिस्ट हैं वहाँ के, वो इस टाइप के अब खुद ही बना कर ला रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ दिखाया नहीं DGMO की, उनका DGMO तो सब कुछ दिखा रहा है, हमारे ने तो कुछ नहीं दिखाया। और दिखा रहा है तो वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी में दिखा रहा है। ऊपर से क्या है कि ये जो नैरेटिव था ना, जो 10 और 11 का नैरेटिव था, वो टूटना ऐसे ही शुरू हुआ कि डिफेंस एनालिस्ट दुनिया भर के आए, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, सारा भारत के पक्ष में गया। उसके बाद आप न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC वगैरह इनके भी आर्टिकल देखिए, उन्होंने हेडलाइन में बेशक से खेल लिया होगा कि भारत और पाकिस्तान ने जितना क्लेम किया है उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ है ना, अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत ने इतना नुकसान पहुंचाया, भारत ने ये किया है, वो सब कुछ साफ। मैंने देखा था इसका न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये जो है, Would we have done something differently? Of course, हमें करना ही चाहिए। मुझे लगता है 10th और 11th में एक तो हमने 8th 9th में ओवर प्रोपेगेंडा करके क्रेडिबिलिटी थोड़ी खोई, मुझे जो लगता है। We did not need to do this जब हम जीत रहे थे। उतना नहीं करना था उसका, हाँ नहीं उतना नहीं करना था, करना था। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि इंफॉर्मेशन वॉर है एंड यू हैव टू दूसरे का भी हौसला पस्त करना है, मैं मान रहा हूँ बात। इतना नहीं करना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाए कि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी हमने एक थप्पड़ खींच के शहबाज शरीफ को छोड़ दिया अज्ञात बॉर्डर से भारतीय सेना पाकिस्तान। हाँ, आसिम मुनीर हमारे सामने मुर्गा बना हुआ है, तो अब इसको हलाल से मारे, किससे मारे, नंगाना चोरा नंगाना। तो एक तो वो लगा मुझे। उसके बाद एक तरफ तो आप 8 तारीख तक इतना बोल रहे हो, जवाब दे रहे हो, और जब हम एक्चुअली हमने ठोक दिया इनके एयर बेसिस, तब आप चुप हो गए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पता है क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि आपने 8 तारीख को इतना बोल दिया, अगले दिन आपकी ऐसी की तैसी सोशल मीडिया पे हो रही है, तो अब आप कह रहे हो कि यार लेट द प्रूफ्स कम, उसके बाद ही बोलते हैं। एक और भी पॉइंट है इसमें, एक और भी पॉइंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसकी तरफ से इनके मुंह पे पैसे नहीं फेंके जाते। जो मोदी जी का नैरेटिव है वो देश के अंदर अच्छा बनता, अच्छा चलता है, लेकिन जो देश का नैरेटिव है, भारत यहाँ भारत वहाँ, अभी मोदी को भी आप बोलते हो ना डिवाइडर इन चीफ, बाहर की मैगजीन में यही छपता मोदी के बारे में।
आप पढ़ लीजिए 2014 से समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट, समथिंग हैज टू बी डन। 11 इयर्स के ये बाद बेसिकली क्या है ना, जैसे वो चाइना ने इसको 2008 के बाद हैंडल करना शुरू किया है। चाइना ने, आप देख लीजिए, चाइना वॉच के नाम से कितने आर्टिकल छपते हैं पूरे विश्व के। आई थिंक हॉलीवुड के कितने स्टूडियोज आज की डेट में चाइना के पास हैं। देयर आर रेडियो स्टेशंस, करीब बहुत हैं, पता नहीं कितने रेडियो स्टेशन इन्होंने अमेरिका में जाके खरीद लिए हैं। वो क्या नैरेटिव चला रहे हैं। 2008 में इनकी ऐसी कर दी थी, क्योंकि जब ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उस टाइम इनके बारे में नेगेटिव कवरेज की थी वर्ल्ड मीडिया ने कि यहाँ पर यूगर मुस्लिम के साथ कुछ साले तुम ओलंपिक की कवरेज करने आए हो और यूगर के पीछे पड़ गए वो। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी स्टोरी दुनिया को बतानी है, एंड दे क्रिएटेड सम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। बट वी हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, कि राइट टाइम के एक्चुअली तो लेट है, कम से कम अब तो कुछ करे ना इसके बारे में। देखिए इसमें आपको याद होगा, आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से एक वो था, ट्वीट था या अनाउंसमेंट थी कि हम डीडी को बीबीसी और सीएनएन के लेवल का बनाना चाहते हैं। डीडी बेसिकली डीडी को सीएनएन बीबीसी के लेवल का बनाने की एक प्रबल इच्छा है सरकार की। उसी के लिए सुधीर चौधरी को उसी के लिए तो नहीं लाए। अब मुंह मत खुलवाओ भाई साहब आप। मैं तो 2-2 बहुत मिस कर रहा हूँ भाई। मैं तो आई थिंक पलकी शर्मा वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। देखो वियॉन ये काम कर सकता था, लेकिन वियॉन को उस तरीके से बनाया नहीं गया। भाई वियॉन को भी एक बात बताओ, वियॉन को भी आज की डेट में कौन शेयर करता है? वही ना, वियॉन को भी हमारे ग्रुप्स में ही शेयर हो रहा था। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो हम लोग ही शेयर कर रहे हैं वियॉन को। वियॉन लुक्स लाइक इंटरनेशनल मीडिया, बट वो है इंडियन सर्कल में। बाहर आपको उतना प्रोपेगेट कर ही नहीं पाए उसको। डीडी को किस तरीके से करोगे, या इसकी क्या आपके वो है, मतलब क्या आपने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं कि ये सब चीजें करनी है हमने? हमारी सरकार की भी पॉलिसी बहुत वीक रही है मेरे हिसाब से, इन जनरल, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। अभी इस पे काफी चर्चा भी हुई एज फार एज यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स आर कंसर्न्ड, उस पे भी बहुत सारी बातें चली इधर। एंड इन जनरल जो प्रो नेशन कंटेंट है, उसकी अगर रीच इतनी लिमिटेड होगी, अगर उसके ऊपर इतनी स्ट्राइक्स आएंगी, अगर उसके ऊपर ये सब होगा, तो आप 11 साल से क्या झक मार रहे हो सरकार में? बड़ा सिंपल सा सवाल आता है। सही बात है। आपको YouTube को बोल के हमारी रीच ऐसी करवानी चाहिए कि इस पॉडकास्ट के 2-3 मिलियन व्यूज आए। एग्जैक्टली। अभी हम लोग यहाँ बैठ के अगर देश को गाली देते हैं, ठीक, तो आ जाएंगे, ये वायरल हो जाएगा। सोचो जरा आप, क्या ये कितना एक लुक्रेटिव बिजनेस प्रपोजल है। जिनकी कोई आइडियोलॉजी ना हो, वो कहे यार ये तो बढ़िया मसाला है, हाँ, गाली देते हैं, रवीश जिंदाबाद बोल देते हैं, है ना, आरफा को ले आते हैं, आरफा के साथ एक कर लेते हैं ज्वाइंट, ये तो मिलियंस ऑफ व्यूज, मजे ही मजे। आप देखो ना, कोई भी मतलब जो सबसे बड़े चैनल्स में से कोई भी है, वो सब लेफ्ट वाले हैं, राइट का कौन है? तो फिर ये कितनी शर्म की बात है ना, मतलब और राइट विंग की सरकार है, राइट विंग की कहने को सरकार है, तो ये वही बात हो गई ना, सरकार रखो अपने पास, सिस्टम अपना ही है। तो इसलिए ये आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। इस पे अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये होगा कि हम लोग जंगें जीते भी अगर, उसके बाद भी नैरेटिव अगर नहीं बना सकते। एंड दूसरी बात, मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आप मुझसे पूछो तो हमने नैरेटिव की बात करी, मुझे पर्सनली लगता है हमें उस समय नहीं खत्म करना चाहिए था। 24 घंटे जरूर खींचना चाहिए था। बोलने दो ट्रंप को, बोलने दो सबको, आखिरी थप्पड़ एक आध और मार के इनको थोड़ा सा नंगा करके हमें छोड़ना चाहिए था। इट शुड हैव बीन वेरी क्लियर कि अभी अभी कॉल आई है उनके डीजीएमओ की, वो भीख मांग रहा है, हाँ, अब उनकी हम भीख स्वीकार करते हैं 2 घंटे बाद। इट शुड हैव नॉट बीन लेफ्ट टू कंक्लूजन। इस तरीके से कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए था, नॉट कि ट्रंप हैज कम एंड अनाउंस्ड। वो कंक्लूसिव। अब क्या है ना, ये सब कुछ हुआ भी इतना एब्रप्टली, ये साला ट्रंप तो पता नहीं, उन्हें बंदे ने खुद ही ट्वीट कर दिया। मैं भी हैरान, मैंने कहा, मेरे पास एक ग्रुप में मैसेज आया कि वो चलो फला काम पे आ जाओ, ये ट्रंप ने वॉर रुकवा दी है। हाँ, है कब रुक गई? मैं तो ऐसा शॉक, मैंने ट्रंप कहाँ से आ गया था बीच में? अभी 2 दिन पहले तो कुछ और बोल रहा था वो। और इससे एक बात पता लग गई इंडिया को कि अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। ये तो हमेशा से ही हम लोगों को अमेरिका इज ऑलवेज अनरिलायबल। वो किसी अनरिलायबल, अब तो इजराइल का भी रिलायबल नहीं है वो किसी का भी। भाई देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी उसके दिमाग में ये चलती है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन, जिसको बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ें भी, वो बनाई है, और उसको उन्हें मेंटेन करना है। ये
ट्रंप का आधिकारिक रूप से कहा गया एक बयान है जब वो फर्स्ट टर्म में था, अमेरिका के नोट को कुछ जैसे भी बोलता है, अमेरिका दूसरे नंबर पर नहीं आ सकता, तो उसने बोला था। और जिस तरीके से वो कर रहा है, अपनी पॉलिसीज को चला रहा है, मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर पहले, अब जब आपने नंबर की बात ही करी है तो भाई भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है ना। रवीश जी को बहुत बुरा लगा है। हाँ, उन्होंने इसमें सब इकोनॉमिस्ट बन गए हैं कि हम पर कैपिटा ये हैं, हम वो हैं। तो इसका एक बहुत मजेदार रिबटल आया कल परसों में न्यूज में था। उसने कहा देखिए क्राइम पर कैपिटा में भी हम सबसे कम है, किडनैपिंग पर कैपिटा में भी हम सबको, तो नेगेटिव चीजों का भी पर कैपिटा निकालो ना। पर नहीं, पर कैपिटा की अगर हम बात कर ही रहे हैं इसमें, तो उसको आज से 10 साल पहले और अभी का कंपेयर करोगे तो वो बढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा। 10 साल में 10 साल पहले कितना था हमारा? 10 साल पहले हम 2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज हम 4 जो पर कैपिटा था 10 साल पहले, यानी 2014 या 15 में जो पर कैपिटा था दैट वाज $1600। आज $2800 है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास हम पहुंच चुके हैं। इवन आप जापान की बात करोगे, वहां पे उनका बहुत ज्यादा घटा है करीब। वो तो खैर उनकी अभी रवीश को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसी बात से है कि देखो जापान यूज्ड टू बी अ $6 ट्रिलियन इकोनॉमी, नाउ इट हैज बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उनके यहाँ पे बहुत सारी चीजें घट गई हैं, इस वजह से भारत उनसे ऊपर निकल गया है। अगर वो उसी गति से चल रहे होते या सारी चीजें उसी गति से होती तो वो बहुत ऊपर होते और भारत अभी वहीं पे होता जहां पे था। तो ये बेसिकली उसने लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक जो है ना, उस पे आते हैं अभी पूरी बात। हाँ, बोलिए। तो उसने फिर आगे कहा कि अगर क्लास का एग्जांपल दिया उसने कि अगर एक क्लास में 30 नंबर पे आप 3rd पोजीशन पे आ जाओ, 30 नंबर लाए हो और 3rd पोजीशन पे आ जाओ, तो ये अच्छी बात है, या 90 नंबर लेने के बाद 3rd पोजीशन पे आ जाओ? पहले तो मेरे को ये बताओ भाई साहब कि 30 नंबर पे 3rd पोजीशन आती कहाँ है? 33 पे तो पास होता है बच्चा। रवि जी कौन से स्कूल में पढ़े, हमें ये बताइए। फिर इसको अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाओ तो 40 पे पास होते, 30 पे तो पास ही नहीं होते। आपका एग्जाम्पल यही गलत हो गया। और अगर आप ये कह रहे हो कि इस क्लास में सारे के सारे बच्चे नालायक हैं, इनको दूसरी क्लास से कंपेयर करना होगा, तो भाई कंट्रीज को किससे कंपेयर करोगे? मंगल ग्रह की कंट्री से। देखो इसमें ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है कि ऑल्दो आई वांट के भारत जो है वो डबल डिजिट में ग्रो करना चाहिए, करना ही चाहिए, वो नहीं कर रहा है। बट स्टिल हमने जो अचीव किया है, क्योंकि कोविड का टाइम कितना लंबा रहा है, कोविड के बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग है, कोविड है, इन लोगों को भी तो देखो जो मेन चीज है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के समय पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह है वो सारी तहस नहस हो गई हैं, बिखर गई हैं। आज तक भी, इस समय तक भी जो लोग हैं वो कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना उनको झेल रहे हैं। यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जहां पर रिसेशन नहीं आया? ये यूके जो था वो आई थिंक 0.1 पे पहुंच गया था, वो जस्ट बचा था रिसेशन से। कौन ये ऋषि सुनाक वगैरह 2-3 तो प्रधानमंत्रियों ने अपना रिजाइन कर दिया। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम लोग जिस तरीके से मैनेज करके इन सारे चीजों से निकल कर आए हैं ना, वो बढ़िया ही रहा है। इस पे ना एक चीज और मैं, क्योंकि अब सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं ऐसे में, सबको पर कैपिटा क्या सुनाए हैं, अरे हम लोग पर कैपिटा में 132 नंबर पर हैं। तो फिर इस पे सवाल ये बनता है, नंबर 1 कौन है इस पे? इस पे नंबर 1 है कतर, लक्जमबर्ग, ये वो यूएस भी नहीं है भाई, यूएस टॉप 5-7 में नहीं है। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी पॉपुलेशन, वो साला 35-40 करोड़ की पॉपुलेशन है। स्टूपिड कंपैरिजन, इट इज लाइक कंपेयरिंग कि एक पतला दुबला सुकड़ा सा लड़का कितनी तेज दौड़ रहा है और एक भाई हुष्ट पुष्ट बढ़िया लड़का जो है वो कैसे दौड़ रहा है। एंड हमारी तो स्ट्रेंथ ही है ना एक तरह से, वी आर अ 1.4 बिलियन नेशन, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, दिस इटसेल्फ जो पूरा साइज होता है इकोनॉमी का, ये बहुत बड़ा। और इनके पास क्या आर्मीज रखनी है? लग्जमबर्ग के पास कितने की आर्मी आपको पता है? मैं सुन के दंग रह गया, 750 लोग हैं, बॉडीगार्ड ही होंगे 750 लोग यहाँ अपनी एक चौकी पे हो जाते इकट्ठे, इतने है ना, 750 लोग, कोई डिफेंस बजट नहीं। इवन जापान फॉर दैट मैटर, अगर हम लोग बात करें, जापान का पूरा मिलिट्री एवरीथिंग पेड फॉर बाय द यूएस, ठीक, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया कि हमें ना अपनी मिलिट्री करनी है ना अपना न्यूक्लियर कुछ करना है। तो हमारा देश तो भाई डिफेंस पे ही कुछ नहीं तो 6 लाख 7 लाख करोड़ का बजट,
हर साल का, इस लेवल पे वेपन्स रखना, सब कुछ करना, तो हाउ कैन यू इवन कंपेयर इंडिया विद कंपैरिजन का मामला कतार और 150 लक्समबर्ग और ये वो 150 करोड़ की आबादी है यार। मैं वही कह रहा हूँ 150। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है सब मोदी ने पैदा की 150 करोड़ की आबादी है, उसने तो अपना हम भी ही नहीं लोगों ने किया। किया है ना, हमारे ही कर्म है ये। तो पॉइंट ये है कि जब हम आजाद हुए हैं तो हमारी जो रैंकिंग थी 5वें नंबर पे थी ऑलरेडी 5वें नंबर पे थी 1950 में। नेहरू जी ने उसको करीब 20वें नंबर पर 22वें नंबर पर कहा था। 1970 में हम 22वें नंबर पर थे शायद। तो नेहरू जी के कार्यकाल के बाद वो 22वें नंबर पर पहुंच गई थी। वो 2011-12 में वो 11वें-12वें नंबर पे थी। अब वो 2010 में वो 10वें नंबर पे थी और 2011 में वो 11वें नंबर। बट पॉइंट ये है कि 14 में जब इन्होंने लिए तब शायद 11वें या 10वें नंबर पे। और जो 2004 के अंदर भी वो या 11वें-12वें नंबर पे ही थी। तो इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया 10 साल के अंदर। 2004 से 2014 में हमने कोई ग्रोथ नहीं की इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ठीक है, अब 2014 से लेकर अब तक हम 11वें नंबर से कहाँ गए? चौथे नंबर पे आ गए। आप थर्ड हो जाएंगे अगले साल। आप बोल रहे हो भाई इसमें कुछ मतलब कोई बहुत अंतर नहीं है। इंडिया इज 4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड जर्मनी इज लाइक 4.7 ट्रिलियन। हाँ, तो वो देखो, मैं फिर से यही कहूंगा कि ऑल्दो आई वांट कि हमें डबल डिजिट में ही ग्रो करना चाहिए, इतनी हमारे अंदर क्षमता है। टू इतने आगे हैं, वो है करीब 19 से 20 ट्रिलियन चाइना, बिल्कुल, एंड वो है लगभग 30 ट्रिलियन पे पहुंच रहा है। यार देखो ना, मतलब जर्मनी की पॉपुलेशन इतनी सी है तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनके उनके लोग बहुत समृद्ध हैं। हाँ। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनके समृद्ध नहीं हो सकते। पॉइंट सिर्फ हमें समृद्धि चाहिए, तो हमें उस लेवल पे ग्रोथ। पॉइंट सिर्फ यही है कि भाई डबल डिजिट में हमें ग्रोथ करना पड़ेगा, और वो हमारे पास आई थिंक बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स चाहिए, बहुत सारे लेबर लॉज में और पता नहीं कई चीजों में रिफॉर्म्स चाहिए। जब रिफॉर्म होंगे तभी वो पॉसिबल है। पर क्या है ना, रेवड़ियों में भी रिफॉर्म चाहिए। हाँ, रेवड़ियों में भी रिफॉर्म चाहिए। पर क्या है ना, हमारे यहाँ जैसे रिफॉर्म की बात होती है तो कभी किसान सामने आ जाते हैं, कभी मजदूर संगठन सामने आ जाते हैं, कभी CPIM वाले झंडा लेकर आ जाते हैं। सब ठीक कर दिया केजरीवाल ने पंजाब में, ये सब ठीक कर दिया। आजकल केजरीवाल पंजाब में बैठ रहा है, आपको तो पता ही होगा ये बात, है ना। आप लोग बिहार थे, वो पंजाब था। तो उसने पंजाब में उसने क्या क्या किया है, बिल्कुल ऐसा लगा मुझे परसों नरसों उसकी स्पीच सुन के कि पूरा बदल गया। क्या पंजाब विजिट करके आया जाए एक बार? क्या चलना चाहिए। रजिस्ट्री वहां पे अब ऑटो हो जाती है। उसने एक बटन बना दिया है, केजरीवाल बटन है, उस पर आप यूं करो, आपका पंजीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर किसान अब खुश हो गए वहां पर। अब वो सड़क पे नहीं उतर रहे। अच्छा, नशा खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही उतरते हैं वो पिट जाते हैं। रैप्टा पड़ा उनको, तो वो हट गए। अब नशा भी मुक्त करा दिया केजरीवाल ने, बॉर्डर भी प्रोटेक्ट कर लिया इसने। अपना नशा मुक्त हो गया है या फिर सबका हो गया? अपना नशा तो अभी चल रहा है पावर का, उसको अभी भी। तो और भगवंत मान जी वाला, भगवंत मान अब एक संस्कारी व्यक्ति बन गए। भगवंत मान कह रहे हैं भाई अब मैं सिर्फ डांस करता हूँ केजरीवाल बेटे की शादी में, और बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब बाकी दिन में मैं संस्कारी हूँ, हाँ, और रात में मैं हाहाकारी हूँ। पर अब पंजाब पे इसने जो करा है, और अब हल्के हल्के इसने साइलेंट बात करनी स्टार्ट करी है कि दिल्ली में देखो इन्होंने कितना 2,500 बोला था महीना, क्या बोला था, वो ढंग से इन्होंने कुछ किया नहीं उसका। फिर बस यात्रा पे इन्होंने क्या किया है, अब कहा है कार्ड बनेगा। पहले इट वाज ब्लैंकेट फ्री फॉर ऑल, उस पे अब कार्ड बनना, वो एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। दैट इज नॉट, अभी तक दैट हैजंट हैपेंड। देन स्कूल की जो फीस था, जो एक इन्होंने एक सीलिंग लगा रखी थी, व्हिच इज अगेंस्ट मार्केट रूल्स की, ऐसे सीलिंग लगा दो, वो भी बड़ी है, हल्की सी बढ़ेगी। अब आपको क्या लग रहा है, हल्के 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 हल्के, बिकॉज ये जो जितने इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो ग्रेट डिक्टेटर्स या जो मेगलोमेनियाक्स रहे हैं, दे क्लॉ देयर वे बैक। ठीक है, इंदिरा गांधी, डोनाल्ड ट्रंप, अपना केजरू, तो अपना ये जो केजरू है, ये भी धीरे धीरे देख रहा है कि थोड़ा अभी और कुछ होने दो, रायता फैलने दो, फिर मैं आसमान से आऊंगा अचानक से भगवंत मान के साथ, या कुछ ऐसा है। यार देखो, he wants Delhi pretty badly, ये तो दिखता है। हाँ, he wants Delhi pretty badly। और दिल्ली में चक्कर क्या है ना, दिल्ली में पैसा भी है, और दिल्ली में मीडिया की नजरें भी हैं। मीडिया में बने रहता है अगर आदमी दिल्ली में बैठा होता है तो इसको दोनों ही चाहिए।
तो वो दिल्ली से मतलब वी कांट रूल हिम आउट ना केजरीवाल। रूल हिम आउट का देखो, इसका देयर इज ओनली वन कंडीशन जिसमें ही विल बी रूल्ड आउट। उसके लिए क्या है कि जो रेखा गुप्ता हैं वो कुछ ब्रिलियंट काम करते वो ब्रिलियंट ऐसा काम करेंगे, वो इससे बड़ी लीडर बन जाए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। और दूसरी बीजेपी में बड़ा लीडर बनना वो भी एक खतरे से खाली नहीं है। हाँ मतलब अब क्या है ना भाई, योगी आदित्यनाथ बड़े लीडर बन गए तो वो रेखांकित किए जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं। अब ऐसे ही ये कुछ अलग लेवल पे काम कर जाएं तो इट इज पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया योगी आदित्यनाथ के बारे में इंडिपेंडेंटली लिख रही है कि योगी आदित्यनाथ ने वो दिमागी ज्वर के ऊपर ये सारी चीजें कर दी और इस इतने लोगों को बचा लिया। फिर उसके बाद वो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं कि मतलब बीमारों से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ये सब कुछ लिख रही है, तो आंखों में तो खटकेंगे ना भाई। नहीं पर किसी की तो रेखा जी ने अभी तो वैसे चलो टाइम चल रहा है, अभी 2-3 ही महीने हुए, कितना टाइम हुआ अभी 3 महीने हुए हैं आई थिंक, है ना, 100 दिन हो गए हैं। तो अब हल्की हल्की विस्पर स्टार्ट हो गई हैं कि यार सड़क तो अभी भी टूटी हुई है, पानी तो अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, यमुना पे बेटर काम हुआ है ऑनेस्टली, यमुना पे तो फिर भी काम हुआ है। अभी हम आ रहे थे तो वो मशीन लगी हुई थी यमुना के अंदर। और पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन जून में भी आ गया है। एग्जैक्टली। और 2 रिपोर्ट कार्ड्स की बात हो रही है इधर। एक तो 100 दिन रेखा जी के कंप्लीट हो गए हैं शायद, या होने वाले हैं, एंड दूसरा है मोदी 3.0 का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, मोदी 3.0 जब बना था तब हम लोग मिले थे, आपको ध्यान होगा, और हम लोगों ने कहा था कि ठीक है 240 आया बट ही विल कंटिन्यू टू बी बोल्ड, दैट इज व्हाट वी वर थिंकिंग, कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम हट जाएंगे, ही विल मैनेज। नाउ 1 साल लेटर आपको क्या लगता है, हाउ बोल्ड हैज ही बीन? मतलब वॉर भी कर ली, सब कुछ कर दिया, आपको क्या लगता है? ही इज मैनेजिंग वेल। जो इसने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जिस तरीके से ही इज मैनेजिंग ना, इज डूइंग गुड। क्योंकि देखो अगर पे मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये मैनेज कर दिया। सारे काम बहुत जबरदस्त। मैं एक्चुअली में जब हमारा उस दिन एक दूसरा हमारा शो होता है वो उसमें बैठे थे हम, तो उसमें मैंने तो एक्चुअली यही बोला था कि यार अब जो इकोनॉमी और इस टाइप के जितने भी काम हैं वो ये मैनेज कर लेंगे, बट हिंदुत्व से जुड़े हुए जो काम हैं उनमें मुझे अब थोड़ी डाइसीनेस लगती है। ये मैंने बोला था उससे, बट आई एम सरप्राइज्ड ही हैज डन वेल। जैसे इवन वक्फ वाली जो लकड़ी है ना, वो लग रहा होगा कि उतनी बड़ी लकड़ी, बस ये सबसे बड़ी लकड़ियों में से एक है। वक्फ जो है वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को कहीं ना कहीं जोड़ती है। पर जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो हम लोग का वोट लेके ही मानेगा। देखो जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो ओवैसी था। वो अब ऐसा उसने ओवैसी तो ऐसा लोगों का दिल जीता हुआ है, राइट विंगर लिख रहे भाई ओवैसी क्या हमारे मत कर, तू वोट लेकर ही मानोगे क्या भाई? क्या करना है और क्या चाहते हो ओवैसी? रुला दोगे क्या? पगले अब रुलाएगा क्या? तो अब ये उसको भी इसने फैन बॉय बना दिया है, ओवैसी जा रहा है, कह रहा हमारी सरकार ने कमाल का काम किया। पहले तो ये बताओ आप, फ्रॉम मोदी 3.0 टू ये जो डेलीगेशन का है पूरा चक्कर, ओवैसी एंड थरूर अपना अलग जलवे में है, ही इज आल्सो क्रिएटिंग फैंस, है ना? क्या आपका इस पूरे पे आपका क्या है? देखो थरूर जी को भेजने का एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि 50% पॉपुलेशन तो मान ही जाएगी। यू नो व्हाट आई मीन? या एब्सोल्युटली। तो 50% को अगर मना लोगे तो वो 50% मर्दों को तो अपने आप ही मना लेगी। अरे मीम था डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है मलानिया से अब तुम अपनी माँ के घर जाओ। ट्रम्प भी आ गया भाई, इसको भेजो भाई। वो बंदा ये इस टाइप की डेलीगेशन में गया जहां ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही है, वहां लड़कियां आके उससे क्वेश्चन पूछ रही हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, व्हाई आर यू सो गुड लुकिंग? अबे भाई मैं भगवान से यही कहता हूं कि भगवान why are you so good looking as well as intelligent at the same time? भाई ये प्रश्न पूछा गया है। आप क्या कह रहे थे? मैं कहता हूँ मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बस मैं इतना मशहूर हो जाऊं कि बस एक दिन के लिए शशि थरूर हो जाऊं। थरूर ने न्यूयॉर्क में बैठ के भाई साहब जो ट्रम्प की ली है बड़े प्यार से, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा, इतने प्यार से ली है, इतने प्यार का जूता मारा है उसको कि पब्लिक ताली बजाने लगती है। बट देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स, जस्ट क्या है, मेट 4-5 प्रेसिडेंट्स, उनमें जो स्कॉलरली रिसर्च होती है, जो एक ग्रेविटास होता है,
वो इस जेंटलमैन में वोफुली लैकिंग है। कहा यार बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है, बात तो सही है भाई, वही मीम है, बात तो सही है इस पे। तो इसने वहां पे भी झाड़ दिया। और ओवैसी तो भाई साहब, ओवैसी तो अलग ही, मतलब तिलक लगाना ही बाकी रह गया, इसको क्या बोला जाए इस पे। ये मूंछ के बाल उगने लगे हैं। अभी कुछ दिनों में ही कमबैक करेगा जब ये बांग्लादेशियों पे बोलेगा ना, फिर देखते हैं। और वो भी ताली बजा रहे हैं जितने साथ गए, जयंत पांडे जी, पांड्या भी कह रहे हैं अरे यार ओवैसी बहुत बढ़िया बोल रहा है। ये तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की जबान में मार रहा है। नहीं तो ठीक है ना, पाकिस्तानियों है बहुत बढ़िया, देखो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है। बट मैं साथ में मुझे हमेशा लगता है वी शुड ऑल्सो नो, इस पे एक बहुत अच्छी बात एक बार टीवी पे भी हो रही थी और भी जगहों पे इस पे, कि व्हेन समवन लाइक ओवैसी सेज कि भाई भारत का पक्ष मुझे रखना है, व्हाई इज ही डूइंग दिस? इज इट बिकॉज ही इज इन लव विद द गंगा जमुनी तहजीब हियर? नो, इट इज बिकॉज, एंड ये आप लोग बताना, मैं आप लोग से इस पे ओपिनियन चाह रहा हूं, इट इज बिकॉज उसको लगता है ये मेरे बाप का मुल्क है, ये मेरे लिए ये पूरी चीज। और मौलाना आजाद की एक स्टेटमेंट है उस टाइम की, जिसको ये लोग मिसकोट करते हैं कि अरे मौलाना आजाद ने कहा ये भी तुम्हारा है। उसका बड़ी एरोगेंस से मानना था कि ये हमारा है, ये हमारे बाप का है। ही डजंट हैव दिस आउटलुक कि ये धरती हमारी माँ है। उसका कहना है ये हमारे बाप का है, हिंदुओं को हम रहने दे रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली तो दिस इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ मुगलिस्तान, एंड दैट इज व्हाट पीपल नीड टू नो कि ओवैसी इज कमिंग फ्रॉम देयर। वहां से ओवैसी कह रहा है कि भाई ये मेरा देश है, उसका मानना है ये इस्लामी देश है, मेरा मानना है एडम ने जो थी, हजरत आदम ने यहीं पे पहला कदम रखा था। ये बोलता है ना वो, हजरत आदम ने यहीं पे पहला कदम रखा। तो यही है आपके हिसाब से, उसे प्यार हो गया गंगा जमुनी तहजीब से? गंगा जमुनी तहजीब से तो किसी को भी प्यार नहीं है। आप चाहे किसी मुसलमान से पूछ लो, आप चाहे किसी हिंदू से पूछ लो, किसी को प्यार नहीं है। कुछ थोड़े बहुत सेक्युलर हिंदू हैं, वो थोड़े मूर्ख बने होते हैं, लेकिन जब उनको टेस्ट मिलता है उसका, गंगा जमुनी तहजीब का, वो भी इधर उधर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो तो एक गफलत है जिसमें लोग जी रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा गफलत ही है ये गंगा जमुनी तहजीब, इसके अलावा कुछ है नहीं। और उसके अलावा जो ओवैसी है, ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी है भाई, उसको पता है कि मेरे को वोट्स कहाँ से मिल सकते हैं। मैं अगर पाकिस्तान के एजेंडे को चलाऊंगा या पाकिस्तान के फेवरेबल कुछ बात बोलूंगा, तो वो बात पूरे मुसलमानों पे जाएगी। उसकी मैसेजिंग जो है ना, वो बहुत गलत जाएगी। तो उसको पता ही है, इंडिया के फेवरेबल बात बोलो तो उसकी मैसेजिंग अच्छी जा रही है। नीचे लोग क्या लिख रहे थे आपको पता है? जब ओवैसी का आया नेक्स्ट सीएम ऑफ पीओके, पीओके लेते ही इसको सीएम बनाओ यार। ये अपना पॉलिटिकल एम्बिशन ताड़ के बैठा है। बट ये डेलीगेट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ डेलीगेशन जाने का, इसमें एक से एक लोग जा रहे हैं। मैं आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ देम। एक वो भी जा रही है जो पी करके आ जाती है, आपने बोल ही दिया, मैथमेटिशियंस। हाँ, तो वो भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। यू अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट पूरा? इससे क्या यार है? देखो, इसमें ना आई एग्री, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, बट आई एग्री के विपक्ष के लोगों को भेजा जाना चाहिए। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने एमपीज को भेज दोगे ना, बीजेपी के मान लीजिए एमपीज जाते हैं इसमें सिर्फ, तो मैसेजिंग ये बना दी जाती कि बीजेपी कह रही है, बीजेपी वाले हैं और ये तो यू नो जिसे कहते हैं नेशनलिस्ट एजेंडा चलाने आ गए हैं, ये तो भगवा वाला, जो भी कुछ भी इस टाइप का कुछ नैरेटिव बना दिया जाता। लेकिन अभी सारा, और ऊपर से क्या है ना, अध्यक्षता जो है वो शशि थरूर को दे दी गई है। और शशि थरूर इज डूइंग वेल। उसकी क्लिप्स वगैरह जो हैं सिर्फ हमारे यहाँ पर इंडियन ट्विटर पे ही नहीं, बाकी जगह भी वायरल हो रही हैं। तो यही चीजें नैरेटिव बनाती हैं। मुझे लगता था कि, मुझे शुरुआत में लग रहा था कि इस डेलीगेशन का पता नहीं कितना फायदा होगा। अभी मैं इतना कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि ये सिर्फ एक, जिसे कहा जा रहा था ना कि सिर्फ वहां पे टूर मार के आ जाएंगे, और इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ चाहे इतना सा इम्पैक्ट हो वो डाल रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न, जिस तरीके से शशि थरूर ने चीज़ें हैंडल की हैं, ओवैसी ने चीज़ें हैंडल की हैं, उनको जाता है इसका श्रेय। और सोचो, इसी शशि थरूर को, जिसका पूरा करियर अंडर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और जनरल सेक्रेटरी भी बन सकता था एक स्टेज पे, ही वाज कंटेस्टिंग, उसको कांग्रेस ने नहीं प्रमोट किया। सामने जो 5 रिप्रेजेंटेटिव अपने बोले थे, उनमें उसका नाम नहीं था। एंड पुल डाउन ही कर रहा है। कांग्रेस कितना आउट ऑफ सिंक हो चुका है विद पीपल। मैं तो ये सोचता हूं कि नजर आ रहा है एक अच्छा मौका है देश के साथ जुड़ने का।
वो भी गवा दे रहे हो। ये साले आज की डेट में ये पूछ रहे हैं कि कितने रफेल गिरे, कितने क्या गिरे, अटक गई है इस टाइप की कितने रफेल नहीं, उनका एजेंडा है इस चीज के पीछे। आप रफेल के बारे में बात करोगे, मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल आमिर ने तो इस पे बोला है कि भाई आई थिंक डीजीएमओ का बयान था कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम इस टाइप की किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो अपना लिखित वो दिया था स्टेटमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारा कोई एसेट धराशायी नहीं हुआ है। उन्होंने सबसे बड़ी बात की ऑल आर पायलट्स रिटर्न, राइट, दैट इज द मेन, राइट, दैट इज द मेन थिंग। आप कुछ ऑपरेशन करते हो, आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, सिंपल सी बात है। आपका गिरा, कुछ गिर गया, उससे क्या लेना देना? आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है नहीं, ये मेन चीज होती है। तो अब साला तुम पूछे, अब क्या है ना, आपका उद्देश्य ये है कि मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट मान लीजिए दे दी जाए कि राफेल गिर गया है, या फिर ऐसा कुछ निकाल लिया जाए। उसके बाद ये 2019 का जो इससे पहले जो इनका मुद्दा था ना राफेल का, उसको दोबारा से जिंदा करेंगे। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इसमें तो घपला हुआ है, वही सारा भसड़ जो है दोबारा से लिखे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज पर क्लीन चिट दे दी है। पर वो क्लीन चिट मानी थोड़ी है इसने। और आप देखो पाकिस्तानियों को वैसे इतनी मूर्ख कौम है, और इसमें इन्होंने कितनी चालाकी दिखाई, पूरा वहां नैरेटिव ये घुमा रहे हैं राफेल कितने गिरे। इट इज लाइक कि हमने टारगेट तो चेंज कर दिया, देखो इनकी 4 विकेट गिरी है, देखो इनकी 2 विकेट, जबकि वो भी कंफर्म नहीं है। हार गए हो की बात नहीं कर रहे यार, सीरियसली सेलिब्रेट कर रहे हैं पीएसएल 6-0। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि उन्होंने हमारे मान लीजिए कि वही हार तो गए हैं, हार 2 विकेट गिरा दिए, 3 विकेट गिरा दिए, बल्ले बल्ले सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर देखो या अल्लाह 3 विकेट गिरा दी, 3-0। अभी बात हुई यहाँ पे कि शशि थरूर की क्लिप्स वायरल हो रही हैं, ओवैसी की क्लिप वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान का भी एक है जिसकी क्लिप्स वायरल, अरे रात के अंधेरे में वाला ना बिलावल भुट्टो, उसको भी भेजा हुआ है लोगों ने बात करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, उसकी भी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, पाकिस्तान का रोशिज। बट ये एक बात है इसमें कि राफेल गिरे या ना गिरे, क्या हुआ, इसके ऊपर कांग्रेस का जो बोलना है ना, that is adding to Pakistan's agenda. Of course, it is. And पाकिस्तान उसको हर जगह दिखा रहा है भाई, दिखा रहा है, उनके मीडिया पे चल रही हैं सारी स्टेटमेंट, हर जगह दिखा रहा है, रीट्वीट कर रहे हैं। ये हामिद मीर वीर अभी भी जो बचे हैं, फिर भी अकल नहीं आ रही है। ये मतलब भाई आपकी पार्टी का बंदा इतना अच्छा नैरेटिव बना रहा है देश के लिए, उससे सीख लो ना तुम। और इसमें आम आदमी पार्टी वालों के समझ में नहीं आया, वो पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, वो अपना इसी में लगे रहते हैं, कैसे नोच घसोट करके डीडीए से कुछ चुरा ले, कुछ एलजी से पकड़ ले, वो इसी में लगे रहते हैं। अब उनको इस पे कमेंट करना पड़ गया। तो आया एक न्यूज पे, वो कहता है हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड है। मैंने सोचा क्यों डिसअपॉइंटेड, ये बोलेगा अरे हम पीओके लेने वाले थे, मोदी जी ने लेने नहीं दिया, हमारी आर्मी वहां खड़ी बस पीओके लेने ही वाली थी कि मोदी जी ने रोक दिया, पीओके क्यों नहीं लिया। संजय सिंह भी बोलने लग गया, अरे हम पीओके से रह गए, मोदी जी की वजह से पीओके लेने से रह गए। एक बार 1947 में रह गए थे नेहरू की वजह से, एक बार अब की बार रह गए। और इंदिरा ये जो इंदिरा पूरा हुआ, ठीक है, इस पे जरा आपका मतलब अगर हम लोग डिस्पैशनेटली देखें, देखो एक चीज मैं मानता हूं, आप लोग भी बताना, 1971 में द पॉलिटिकल विल फॉर अ वॉर उस समय टू डू समथिंग की जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उसके लिए मैं दाद देता हूं कि इंदिरा गांधी ने लिया वो इनिशिएटिव। बिल्कुल। उसके बाद एक बार हम जीत वॉर के बाद, उसके बाद कितना बड़ा डिजास्टर है ये। आप देखो 93,000 सैनिक आपने कैप्चर कर लिए, उसके एवज में आप बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से मनवा सकते थे कि 93,000 सैनिक हैं भाई, कहो तो मारे, कहो तो रिटर्न करें। 93,000 सैनिक को अगर मारते हैं यहाँ पे, और तो पाकिस्तान में ये हो जाता है कि भाई हड़कंप सा आ जाता है एक तरीके से। तो आप बहुत कुछ करवा सकते थे उनसे, बहुत कुछ। और आपने 52 सोल्जर्स जो आपके थे, वो छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने बात कही कि भुट्टो मेड अ कंप्लीट फूल आउट ऑफ इंदिरा गांधी, एग्जैक्ट वर्ड्स जो है इसके। एंड लोगों को ये लगा, तब ये बार बार बोला जाता है कि यार वशीकरण था, वशीकरण तो एक था ही, दुश्मन को कुछ दे दो फिर वो सुधर जाएगा। इस समय इनको दे दो पानी, इस समय इनको दे दो इनके लोग, ये अब सुधर जाएंगे। ऐसे अभी भी ऐसे लोग हैं भारत में जो इस समय कह रहे हैं कि भाई इनके लिए इंडस का पानी छोड़ दो। शहबाज शरीफ ने अब रोना स्टार्ट कर दिया भाई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गर्मी आ रही है ना, गर्मी आ चुकी है ऑलमोस्ट। कुछ कमबख्त तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पीओके ही दे दो,
हाँ बिल्कुल, देखो बिल्कुल। राजदीप की बात कर रहे हैं। हाँ, राजदीप सरदेसाई को लेके इतनी खुशी मनने लग गई कल रात। लोगों ने कहा ये इंडिया टुडे से निकाले जाने वाले हैं, ठीक है, खूब खुशी, ट्रेंडिंग करने लग गया। लिख दिया। फिर उसने ऐसा मायूस किया, उसने लिखा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। लोगों ने कहा भाई ऐसे टाइगर 1411 है, 1410 हो जाए बेटा, इसको नमस्ते करो किसी तरह। तो राजदीप भी अभी तक गया नहीं है, ठीक है, राजदीप की शक्ल हमें अभी देखनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेट थिंग ये है। बट इस पे एक और चीज जो ब्लंडर्स हुई हिस्टोरिक, नेहरू ने कश्मीर को यूएन पे ले गए, ठीक, मतलब बहुत सारे हैं। मैं कहूँ तिब्बत पे जब चाइना का इन्वेजन हुआ तब राइस तक सप्लाई करी चाइना को, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। नाउ डिड वी मिस आउट ऑन समथिंग? इस बार जो हुआ, डू यू थिंक हमने भी कुछ मिस आउट किया इस पूरे के दौरान? एक्चुअली में देखो क्या है ना, ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें तो मुझे नहीं लगता कि मिस आउट किया, बल्कि हमने उनको जितना हमारा एम होगा उससे ओवर अचीव ही किया है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ आया नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हमारे हाथ में पीओके आ चुका था या हम इस्लामाबाद में भगवा झंडा गाड़ चुके थे। देखो यहाँ पे ये जो चीज समझने की है ना लोगों को भी और हमको भी, वो ये है कि जयशंकर की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा था कि भाई हमने पाकिस्तान को बताया कि हमने आपके टेरर जो वो हैं एरियाज हैं उन पे अटैक किया है, टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया है, आपकी आर्मी पे अटैक नहीं किया है, डोंट एस्केलेट इट नाउ। ये या तो हमारा ऑब्जेक्टिव केवल टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था, जो कि हमने पहली रात को किया। उसके बाद हम कुछ नहीं चाहते थे कि कुछ हो जैसा कि हमने पहले किया था, तो वो ऑब्जेक्टिव था। बट उसके बाद चेंज हुआ ना, उसके बाद जो चेंज हुआ उसमें आपने और 11 एयर बेसिस इनके डिस्ट्रॉय कर दिए। तो हमने जो अचीव करना था, जिस ऑब्जेक्टिव से ये ऑपरेशन हुआ था, वो पहली रात को हमने अचीव कर लिया था। 11 एयर बेसिस एडिशनल हैं। ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ था ये कभी इस तरीके से हुआ ही नहीं था कि हमें पीओके लेना है। पीओके आ जाता, हम सब कह रहे थे कि आ जाए, यही मौका है, तो वो एक अलग बात है। वो एक्चुअली में ना देखो, तो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया। एक्चुअली बुरा सबको लगा है वो चीज कि साला पीओके ले लेते, और वो सबके दिमाग में आया था ऐसा कुछ, है ना। लेकिन बट मेरा इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा गहराई से जाके देखोगे तो आज वो टाइम है नहीं कि पीओके ऐसे निकाला जाए। पीओके जो है वो पाकिस्तान अपने आप टूटेगा, वो पाकिस्तान जब तब वो धीरे धीरे स्थितियां बनेंगी। और यही अभी हम देख रहे हैं कैसे वहां पर अननोन गनमैन लगा हुआ है काम पे, वो लश्कर का मारा, उसके 2 दिन बाद लश्कर का दूसरा मारा। कमांडर्स थे, बड़े लेवल के कमांडर्स थे, भारत में उन्होंने हरकतें करके गए थे। हाफिज सईद तो पता नहीं कौन करवा रहा है, तो वैसे हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, पर जो भी है अच्छा काम कर रहा है। हम तो देखते हैं, अल्लाह का बंदा लग रहा है हमें तो कोई। हम तो देखते हैं कि पन्नू भी पन्नू भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जिम में जाता है। हाँ जी। बट वह एक बात और, ये पन्नू का आपने नाम लिया, ये भी बहुत बुरा एक्सपोज हुआ इस पूरे। हाँ बिल्कुल, जब गोल्डन टेम्पल की ओर चल दी चीज और इनकी तरफ से एक चवन्नी क्रिटिसिज्म नहीं आया, कुछ नहीं बोला। इन सालों ने ये पन्नू शन्नू के कितने बयान आए हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हम, भारत का हर सिख जो है पाकिस्तान के साथ लड़ेगा। साला क्या बोलूं, मेरे को गालियां निकाल, गाली देने से ना वो गाली नाराज हो जाती है कि आपने पन्नू को दी, मुझे किसी और को देते, राहुल गांधी तक ठीक है। इन्होंने ये अपना वो फर्जीदा चैनल सा बना रखा है इसने, जो पन्नू ने, उसमें घटिया हमारा ले ले। हाँ, वो घटिया लेवल के वो साली बिजलियां गिरवाता है पन्नू, बैकग्राउंड म्यूजिक लगवा देगा फालतू सा, और उल्टे सीधे बयान। मतलब इसने 5 या 6 वीडियो निकाले इन 2-3 दिनों में, 6 से 10 तारीख तक इसने 5 या 6 वीडियो निकाले हैं। और सब में उल्टी सीधे बकवास की है कि भारत के सिख जो हैं वो इनके साथ नहीं लड़ेंगे, भारत के सिख ये करेंगे वो करेंगे। मतलब साला कितनी गलतफहमी पाल सकता कोई आदमी। इसको तो गलतफहमी है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके सब समझ ही में नहीं आता, पर उसको बोलना हर चीज पे होता है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। उसने पहले बोला 1000 साल की लड़ाई चल रही, फिर उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ने पूछ दिया कि डिड यू टॉक टू द कैनेडियंस अबाउट द खालिस्तानी डिजाइन्स? वेल आई डिड, आई एक्चुअली डिड। फिर उसको समझ में नहीं आया, उसने पूछा क्या है, नो आई डू नॉट नो, मे बी
मे बी। और इस पे करते करते ये कतार पहुंच गया। कतार जो हम लोग बात कर रहे थे ना, जो जीडीपी पर कैपिटा में नंबर 1 है, उसने इसको उठा करके सीधा $400 मिलियन या कितने का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया। कहा ये पकड़ो। इतना खुश हो गया है, मतलब एक आदमी कितना अपनी फ्लैटरी से खुश हो सकता है। इसने 1.2 बिलियन या कितने डॉलर की डील साइन कर दी कतार के साथ। ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील साइन कर दी इसने कतार के साथ। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कोपड़ा पकड़ लिया कि भाई ये भी तो दुश्मन है, हमास को तो यही देता है शेफ। हमास के हेडक्वार्टर रहे हैं, ये अल जजीरा रहा है पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड। इतने में वो वहां से गया था ये सऊदी अरब वाले ने भी कोपड़ा पकड़ लिया। उसने कहा भाई हम मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ये ट्रम्प क्या कर रहा है भाई, इसको समझाओ। मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, ट्रम्प कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान इज अ वंडरफुल नेशन। सब बावले हो गए हैं कि भाई ये नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है, ये भी दोस्त है, ये दुश्मन है, पर ये दोस्त का दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। ये ट्रम्प ने जो रायता फैलाया है, ट्रम्प और पाकिस्तान और केजरीवाल, ये आई थिंक जीन्स आर द सेम प्रीटी मच। इसको थोड़ा बोलने की बीमारी है, सोचता नहीं साला बोलने से पहले कुछ भी जो इसके मुंह में आया ना। मतलब एक तो बोलने का तरीका, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। भाई ये शब्द बोल, प्रेसिडेंट है तू साले भूल ही चुका है। ये शब्द जो होते हैं ना, वो 5वीं क्लास का मॉनिटर बनता है ना बंदा, वो छोड़ देता बोलना व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। अभी मेमोरियल डे पे, मेमोरियल डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे कि जो फॉलन सोल्जर्स हैं यूएस के, उनके लिए किया जाता है। तो इसको कोई सेंस ऑफ द ओकेजन तो है ही नहीं, भगवान ने इसको वो सेंस दी ही नहीं। ये वहां खड़े होकर कहता है कि बताओ मैं तो रिटायर होने जा रहा था, अचानक से फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आ जाएगा मेरे होते हुए, और मेरे होते हुए ही ये ओलंपिक्स का भी इवेंट आ जाएगा, और साथ में 250th एनिवर्सरी यूएस की आ जाएगी। आई हैव शव्ड इट अप एवरीवन्स एस, दोज़ हु वांटेड मी आउट, आई हैव शव्ड इट अप। ये बोल दिया, सब इसको देखने लग गए, जेडी वैंस वगैरह, कि भाई इसको समझाओ ये एक आज नहीं करना है। अब ये वांस और ये तुलसी गब्बर्ड, वो तो पहले ही से अलग हो गया। वो कौन सा था अपना जो विवेक ना, उसने बहुत अकल का काम किया, वो पहले ही अलग हो गया। वो समझ गया भाई ये लेडू उड़ता तीर है, कारवां लेडू लगा, ये इसकी हर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखो अगर हम इसको देखें ना, तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स जो हैं, वो इससे बड़े खुश हैं। पर भाई इसका अपने यहाँ पर भी, भारत के अंदर भी इसकी फैन फॉलोइंग है। नहीं देखो, कुछ बातों में तो हम अग्री करते हैं, राइट, और उन्हीं चीजों में वोकिज्म हो गया, इलीगल इमिग्रेशन गलत है, ये जो यूएसएड वाला मामला था, सारी चीजों में हम एग्री करते हैं। ये चाहता भी है सुलझाना, जस्ट कि इसको अपनी टोन, टेनर, और ये जो सोचता है ना कि ये एक अप्रेंटिस वाला जो इसका शो था, उसमें एक बुली बिजनेसमैन बनके सबको कहेगा आ जाओ कमरे में बैठो दोनों, सुलह करो, भागो अपने कमरे में। तो वो ऐसे नहीं होगा, इसका चक्कर क्या है, दो देश अपने आप में शक्तियां हैं, उनको आप कह रहे हो कि 2 थप्पड़ मारूंगा तेरे को, 2 थप्पड़ मारूंगा तेरे को, पापा की तरह समझा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। यू मे बी अ डैडी बट ऑफ योर ओन किड्स। एब्सोल्युटली। तो जी आई थिंक सारी चीजें डिस्कस भी हम लोगों ने कर ली बढ़िया से। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं अहेड। वी हैव अभी देखिए ट्रम्प क्या क्या रायता फैलाता है, केजरीवाल की कैसे वापसी होती है, ऑफ कोर्स लालू प्रसाद एंड फैमिली का सागा भी, विद बिहार इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। राइट, तो हमने आज दो चीजों के बारे में ढंग से बात करी, एक गलत फहमी और एक गलत फैमिली। हाँ बिल्कुल। पर आप लोग का अगला स्टॉप क्या होगा, ये मुझे इंटरेस्टिंग होगा देखना। पिछली बार आप लोग लाहौर पहुंच गए थे, जब टाइम्स नव भारत और जी न्यूज के, तो आप लोगों ने शो वहां मान दिया। अभी आप लोग की जैसे सैटेलाइट से इमेज मिली हम लोग को, हेटर्स कहेंगे ये एआई जनरेटेड और फेक है, पर ये फेक नहीं है, ये सच्चाई है इनकी, पकड़ी गई कि इन्होंने ही वहां पर जाके यूएस के कहने पे, ट्रम्प जी के कहने पे इन्होंने जाकर वहां सुलह करा रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं इन लोग के जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाते हैं, और अगला स्टॉप इन लोग का किधर होता है। चलिए जी, बढ़िया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स में लिखिए, हमारे को भी। थैंक यू जी, थैंक यू। राम राम।